हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन। महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ।
सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहां आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया। मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी। तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था,
फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया जिसमें एरियल की आवाज कैद थी और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था।
उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते? भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है। वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं। अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया। वो उसके अंदर गई।
बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आईं। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ एक हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती
दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो? राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे। बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर, देख क्या रही है तू? इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा, ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ, हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी? सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का? मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले, प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी।
जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुंचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी। प्रिंस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और वहां उसे मिला सिंड्रेला का जूता। ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुंचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था।